हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं डॉक्टर देवेंद्र, आपके प्यारे चैनल क्लासिक केमिस्ट्री अब से। जैसा कि हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है सॉल्यूशन, और इसके अंदर हमने लास्ट वीडियो में डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में बात करी थी, जैसे सॉलिड का लिक्विड में, लिक्विड का लिक्विड में और गैस का लिक्विड में, और उस बेसिक ही हमने पढ़ा था जनरली, और उसमें एग्जाम्पल्स भी समझे थे हमने। अब जब हम किसी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में घोलते हैं तो उसकी एक सॉल्युबिलिटी होती है कि वो उसमें कितना घुल रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं, सॉल्युबिलिटी कहते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है सॉल्युबिलिटी के बारे में। सॉल्युबिलिटी, पहले तो हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी की, और उसके बाद सॉल्युबिलिटी का जैसे अपन ने सॉलिड का लिक्विड में पढ़ा है ना, गैस का लिक्विड में पढ़ा, लिक्विड का लिक्विड में पढ़ा, तो आज इस वीडियो में हम सॉल्युबिलिटी और सॉलिड की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो अपन देखेंगे सॉल्युबिलिटी को डिफाइन कैसे करते हैं। बेसिकली देखा होगा आपने सॉल्युबिलिटी, जैसे जब किसी मान लो नमक को घोलें या चीनी को घोलें, नमक को मान लो आप पानी में घोलते हैं, ठीक है ना, तो रूम टेम्परेचर पर उसकी अलग सॉल्युबिलिटी होती है। अगर अपन टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी उसकी चेंज हो जाती है, ज़्यादा घुलता है, कम घुलता है। तो ये डिपेंड करता है किस पे, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले सॉल्युबिलिटी को डिफाइन कैसे कर सकते हैं अपन, तो सिंपल एक कॉमन डेफिनेशन अपन देते हैं, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, या अपन ऐसे इसमें कर सकते हैं मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट। मैक्सिमम वर्ड और लगा लें, ठीक है, तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट that can be dissolved in a given amount of substance, in a given amount of solvent, under the given conditions of temperature and pressure। कंप्लीट डेफिनेशन अपन सॉल्युबिलिटी की देंगे, क्योंकि सॉल्युबिलिटी आपके टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। अगर अपन गैस को लिक्विड में घोल रहे हैं तो वहाँ पर प्रेशर पे भी डिपेंड करेगी, अमाउंट पे भी डिपेंड करेगी, क्योंकि कितना अमाउंट अपन सॉल्वेंट का ले रहे हैं, तो उसके लिए भी अपन बात कर रहे हैं। तो एक कॉमन डेफिनेशन जो इसकी आप दे सकते हैं वो क्या है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिजॉल्व्ड इन अ गिवन अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट। अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट फिक्स होगा, जो भी अपन ले रहे हैं उसमें अपन कितना घोल सकते हैं, ठीक है, अंडर द गिवन कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, जब अपन बात कर रहे हैं टेम्परेचर प्रेशर, तो यहाँ पर एक चीज़ और बात आती है, नेचर। सॉल्युबिलिटी अपन किस पे डिपेंड करेगी, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करती है कि उनका नेचर क्या है। ठीक है, ये अपन ने बात करी थी ना पहले, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, उसी को हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं। तो दूसरा अपना इसमें पॉइंट क्या ले सकते हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस, मैं कॉमन वर्ड यूज कर रहा हूँ, सब्सटेंस इज डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। किस पे डिपेंड करेगी, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पे डिपेंड करती है। अब मैंने आपको बताया लिक्विड सॉल्यूशंस अपने को पढ़ने, वो अपने लास्ट वीडियो में देखा था।
तो यहाँ पर आपके क्या हुआ, सॉलिड का लिक्विड में, गैस का लिक्विड में और लिक्विड का लिक्विड में। तो आज इस वीडियो में हम किसका पढ़ेंगे, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। तो अपन हेडिंग डाल लेते हैं, ठीक है, ये कॉपी कर लीजिए 2 पॉइंट आप। आज इस वीडियो में अपन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड इसको पढ़ते हैं। तो फर्स्ट अपना हो गया सॉल्युबिलिटी में क्या, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इनटू द लिक्विड, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि कोई भी सॉलिड है वो हर लिक्विड में डिजॉल्व नहीं होता है ना, किसी में डिजॉल्व होता है, किसी में नहीं होता, ठीक है ना। तो अपन ऐसा कह सकते हैं कि ऑल सॉलिड डज नॉट डिजॉल्व इन अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट। ये किस पे डिपेंड करते हैं, सॉरी तो किस पे डिपेंड करते हैं, अपने नेचर पे डिपेंड करते हैं। जैसे आपने पढ़ा तो अपन उसी को देख लेते हैं, फिर मैं एग्जाम्पल से भी आपको समझा देता हूँ कि ऑल सॉलिड डज नॉट डिजॉल्व इन अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट, यानी किसी एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में सभी सॉलिड डिजॉल्व नहीं होते। जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूँ, यहाँ पर एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आप जानते हैं कॉमन एग्जांपल है सोडियम क्लोराइड, शुगर। एक मैंने आपको बताया था कि कई जैसे आयनिक कंपाउंड्स हैं वो वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं, कई मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं वो वाटर में डिजॉल्व होते हैं, किसकी वजह से, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन की वजह से। ये अपन ने लास्ट वीडियो में देखा था। तो अगर मैं यहाँ पर देखें NaCl और शुगर, ये आपके क्या होते हैं, डिजॉल्व इन वाटर, पानी में क्या होते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं, बट नॉट डिजॉल्व इन, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है अपन लिखेंगे इनको, बट नॉट डिजॉल्व इन बेंजीन, नॉट डिजॉल्व इन बेंजीन, बेंजीन में डिजॉल्व नहीं होते, ठीक है ना। अगर इसी तरह से हम देखें, एक एग्जाम्पल देखें अपन, नेप्थलीन और एंथ्रासीन। नेप्थलीन इसका फॉर्मूला क्या होता है, अपन 2 बेंजीन रिंग इस तरह से बनाते हैं, आपने पढ़ा भी होगा। एंड एंथ्रासीन, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, आपके 3 रिंग आपस में जुड़ी होती हैं बेंजीन की इस तरह से, ये एंथ्रासीन। एक फिनेंथ्रीन भी होता है, उसमें ऊपर जुड़ जाती है, अपन 2 ही बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो नेप्थलीन एंड एंथ्रासीन डिजॉल्व्ड इन बेंजीन, ये किसमें, बेंजीन में डिजॉल्व हो जाती हैं, बट नॉट डिजॉल्व्ड इन वाटर में डिजॉल्व नहीं होती। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर अपन देखें NaCl, शुगर, ये तो क्या है, पोलर है, डिजॉल्व किस में हो रहे हैं, वाटर में। वाटर भी क्या है, पोलर सॉल्वेंट है। बेंजीन में डिजॉल्व नहीं हो रहा क्योंकि बेंजीन क्या होता है, नॉन पोलर होता है। ये सब आप 11th में जो आपका केमिकल बॉन्डिंग करके चैप्टर था वहाँ पर आपने पढ़ा होगा, पोलैरिटी, पोलर, नॉन पोलर कंपाउंड्स के बारे में। अगर हम यहाँ पर देखें नेप्थलीन और एंथ्रासीन, ये क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। तो किस में डिजॉल्व हो रहे हैं, बेंजीन में। नॉन पोलर में डिजॉल्व हो गया, लेकिन वाटर में डिजॉल्व नहीं होते, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि पोलर डिजॉल्व इन द पोलर सॉल्यूट डिजॉल्व इन द पोलर सॉल्वेंट एंड
नॉन पोलर सॉल्यूट डिजॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो अपन इससे लिख सकते हैं क्या, मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि पोलर सॉल्यूट dissolved in polar solvent while the non-polar solute dissolved in non-polar solvent। तो इसके बेसिस पे ही मैंने पहले भी लिखा था आपको लास्ट वीडियो में, क्या फ्रेज बना, लाइक डिजॉल्व लाइक्स। क्या हो गया आपके, लाइक डिजॉल्व्स द लाइक, ये हमने वहां पर लिखा था। वही मतलब हो गया ना कि सेम नेचर कंपाउंड उसमें आपके डिजॉल्व होता है। क्लियर। तो एक बार इसको कॉपी कर लीजिए, ये अपनी डेफिनेशन हो गई इसकी। क्लियर। अब अपन बात करते हैं यहाँ पर कि जब भी अपन कोई सॉल्यूशन बनाते हैं या सॉलिड को सॉल्वेंट में डिजॉल्व करते हैं, सॉलिड को लिक्विड में डिजॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर एक आपकी इक्विलिब्रियम सेटअप होता है। क्योंकि अपन एक डिजोल्यूशन होता है, साथ ही क्रिस्टलाइजेशन भी होता है। कई बार देखा होगा आपने, ज़्यादा आप डिजॉल्व करते हैं तो उनमें क्या हो जाता है, वो आपके रीसॉलिडिफाई भी हो जाता है। तो अपन उसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। तो वो चीज़ मैं यहाँ पे बता देता हूँ इक्विलिब्रियम के बारे में, ये आप कॉपी कर लीजिए। अपन क्या लिखेंगे इसमें, इक्विलिब्रियम को अपने को एक्सप्लेन करना है कि जब भी अपन ड्यूरिंग द डिजोल्यूशन, जब अपन सॉलिड को लिक्विड में घोलते हैं तो उसमें क्या होता है, जो आपके सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं वो आपस में क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं। और कोलाइड करेंगे तो क्या होगा, आपस में जुड़ जाएंगे, जिसकी वजह से वो रिक्रिस्टलाइज हो जाते हैं। और यहाँ पर आपके क्या होता है, इक्विलिब्रियम सेटअप होता है, दैट इज कॉल्ड द इक्विलिब्रियम, साम्य अवस्था, जिस पर कहते हैं ना साम्य अवस्था। आपने 11th में पढ़ी होगी, केमिकल इक्विलिब्रियम करके चैप्टर था, कि डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है जिसमें रिएक्शन आपके क्या है, दोनों बोथ साइड चलती रहती हैं। तो मैं एक पॉइंट वो लिख देता हूँ आपका कि ड्यूरिंग डिजोल्यूशन, ये अपन ने पढ़ा है, एंथैल्पी ऑफ डिजोल्यूशन अपन ने पढ़ी थी। ठीक है। ड्यूरिंग डिजोल्यूशन solute particles collides यानी आपस में टकराते हैं, collides to each other and recrystallizes, क्या हो जाते हैं, वापस से क्रिस्टल बन जाते हैं, यानी सॉलिड बन जाते हैं। हियर इक्विलिब्रियम is set up between dissolution and recrystallization अंडर द, ये जरूरी है लिखना, गिवन कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। वैसे अपन यहाँ पर देखा जाए लिक्विड, जब सॉलिड के लिक्विड में बात कर रहे हैं तो प्रेशर का इफेक्ट तो नेग्लिजिबल ही होता है, वो अपन बता देंगे आगे। गैस पे ही ज़्यादा होता है प्रेशर का इफेक्ट, लेकिन ये अपन इसमें मेंशन करते हैं, अंडर द गिवन कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर।
और ये अपन पहले पढ़ चुके हैं, ये डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है, इसके बारे में 11th में अपने पढ़ा हुआ डिटेल में। इट इज डायनामिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो ये एक इक्विलिब्रियम के बारे में बता दिया। जब भी अपन कोई सॉल्यूशन बनाते हैं तो गिवन कंडीशंस में उसमें क्या होता है, इक्विलिब्रियम सेटअप होता है। अब अपन बात करें कि जब भी अपन किसी सॉलिड को लिक्विड में घोलते हैं तो 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूट आपके सॉल्यूशंस बनते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर या अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट और सॉलिड डिजॉल्व इन द लिक्विड, ठीक है। तो अपन वो बात कर लेते हैं यहाँ पर। कितना आपके सॉल्यूट उसमें डिजॉल्व आपने किया है, उस पर आपके 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बनते हैं अपने। तो अगर अपन देखें तो ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन सॉल्वेंट, कितना आप अमाउंट डिजॉल्व कर रहे हैं सॉलिड का इन द लिक्विड, क्योंकि ये तो अपन पढ़ ही रहे हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इनटू द लिक्विड। तो अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन सॉल्वेंट solutions may be classified in 3 types। 3 टाइप्स में अपन इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। इसमें आप देखें तो सबसे पहले जो अपना एक आता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, एक सैचुरेटेड होता है और एक सुपर सैचुरेटेड होता है। एक एक करके अपन समझ लेते हैं इनको। तो पहला जैसे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या हुआ। अनसैचुरेटेड का मतलब होता है एक तो ये फिक्स होगा आपके गिवन कंडीशन ऑफ टेम्परेचर प्रेशर, यानी किस टेम्परेचर और प्रेशर पर अपन ये सॉल्यूशन बना रहे हैं। अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट भी फिक्स रहेगा। जब अपन तीनों को डिफाइन करेंगे ना तो अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट भी फिक्स रहेगा। उसमें अपन ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट या अमाउंट ऑफ द सॉलिड जो अपन कर रहे हैं डिजॉल्व, उसके बेसिस पर अपन इसको डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, तो अपन लिख सकते हैं इसमें सॉल्यूशन, कौन सा सॉल्यूशन हुआ, सॉल्यूशन इन विच मोर अमाउंट, यानी हम इसमें और ऐड कर सकते हैं, सॉल्यूशन इन विच मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी एडेड in a given amount of solvent under the given conditions of temperature and pressure। ठीक है, तो ये आपके क्या हुआ अनसैचुरेटेड, यानी ऐसा सॉल्यूशन कोई अपन ने लिया जिसमें अमाउंट मान ली 100 ml 200 ml सॉल्वेंट लिया और उसमें अपन ने सॉल्यूट ऐड किया। अब उस सॉल्यूशन में अपन और सॉल्यूट ऐड कर सकते हैं, मैंने उसकी और ज़्यादा भी उसमें सॉल्युबिलिटी है, अपन और ज़्यादा डिजॉल्व कर सकते हैं। वो सॉल्यूशन आपके क्या हो गया, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाते हैं। ठीक है, अब सेम इसी तरह से अपन दूसरा अपन किसके लिए कर सकते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड का मतलब क्या होगा, संतृप्त, यानी जो गिवन कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर प्रेशर है
या अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट हमने लिया था उसमें अपन और सॉल्यूट ऐड नहीं कर सकते, यानी वो अपने किसी मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी तक पहुंच गया। ठीक है, तो अपन इसमें क्या लिख सकते हैं, सॉल्यूशन, बस इसी तरह से लिखेंगे, बाकी की कंडीशंस तो थोड़ा सा चेंज होगा। सॉल्यूशन इन विच, यहाँ तो क्या था, मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी एडेड, इसमें क्या लिखेंगे, मोर अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट कैन नॉट बी एडेड, यानी अपन उसमें और ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, तो सॉल्यूशन इन विच मोर अमाउंट ऑफ द solute cannot be added, ये वैसे पुरानी क्लासेस में भी आप पढ़ते आओगे, अर्लियर क्लासेस में, कैन नॉट बी एडेड इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, अंडर, ये तो लिखना पड़ेगा आपको, कंडीशंस बतानी पड़ेगी, अंडर गिवन कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, गिवन कंडीशन ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर। ठीक है, तो ये बात किसकी हुई, सैचुरेटेड की। अब इसी पर बेस अपन एक सुपर सैचुरेटेड देखते हैं। सुपर सैचुरेटेड का क्या मतलब होता है कि ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, सैचुरेशन के बाद अगर हम उसमें और सॉल्यूट ऐड करते हैं तो आपस में, अभी जैसे मैंने बताया, रिक्रिस्टलाइजेशन क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, और उससे क्या होगा, वापस सॉल्यूशन से सॉलिड बाहर निकलना शुरू हो जाता है। यानी जब आप एक्स्ट्रा ऐड करते हैं तो आपको लगता तो ऐसा है कि इसमें डिजॉल्व नहीं हो रहा, लेकिन वास्तव में वो क्या हो, डिजॉल्व होकर कोलॉइड करते हैं आपस में, और जो सॉल्यूट है वो रिक्रिस्टलाइज हो जाता है, तो आपके रिक्रिस्टलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो अपन बात करते हैं नेक्स्ट सुपर सैचुरेटेड की। थर्ड टाइप अपना कौन सा रहेगा लास्ट इसमें, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो वो अपन बात करते हैं, सेम इसी तरह से होगा। रिक्रिस्टलाइजेशन इसलिए मैंने आपको पहले बता दिया था क्या होता है। तो अपन थर्ड टाइप अपन देखें, यहाँ पर कौन सा हुआ, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन हम किसको कहेंगे, when more amount of solute added in a saturated solution, अब आप किसी का भी बनाएं, चाहे नमक का बनाएं, शुगर का बनाएं, पानी में किसी का ही बना सकते हैं, सबके लिए सेम कंडीशन ही चलती है। ठीक है, तो when more amount of solute added in a super saturated solution, there is recrystallization। ये हमने पहले पढ़ चुके हैं क्या होता है, recrystallization of solute starts, recrystallization of solute starts। ठीक है, and equilibrium is set up between dissolution, ये पहले मैंने लिख दिया है, वही आ गया आपके, between dissolution and crystallization under given conditions of temperature and pressure। ठीक है, तो ये अपनी बात हुई टाइप्स ऑफ
सॉल्यूशंस की ऑन द बेसिस ऑफ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन सॉल्वेंट। अब थोड़ा सा हम इसमें एक पॉइंट और पढ़ते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। ये इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है। फिर अपन, क्योंकि सॉलिड का सॉल्यूशन लिक्विड में कंप्लीट हो जाएगा, फिर अपन आगे गैस का लिक्विड में, लिक्विड का लिक्विड में बाद में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो एक अपन और पॉइंट पढ़ लेते हैं इसी में, फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। तो अपन लिखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग, ठीक है, यही है आपके सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। तो सबसे जो मेजर फैक्टर है जो इफेक्ट करता है वो आपके है टेम्परेचर। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड को अपन देखें इन लिक्विड तो टेम्परेचर इफेक्ट करता है। कई बार आपने देखा होगा, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, उसको अपन पानी में घोला है, तो सॉल्यूशन को हिलाते हैं, घोलते हैं तो गर्म हो जाता है। गर्म हो रहा है इसका मतलब क्या है, हीट रिलीज कर रहा है। तो डिजोल्यूशन ऑफ NaOH तो क्या हो गया, एक्जोथर्मिक हो गया। अगर इसकी जगह अपन जैसे पोटेशियम सॉल्ट है, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, इनको जब पानी में घोलते हैं ना तो वो ठंडे हो जाते हैं। ठंडे हो जाते हैं मतलब एंडोथर्मिक हो गया। तो जो आपके डिजोल्यूशन प्रोसेस एंडोथर्मिक हैं वो तो यानी हीट गेन कर रहे हैं, वो तो टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। और जो एक्जोथर्मिक है जिनमें हीट रिलीज हो रही है वो टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी कम होती है। तो वो चीज़ अपन यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। तो टेम्परेचर आपके पहले क्या इफेक्ट करेगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, solubility of solid in liquid depends upon temperature। और ये किसके अकॉर्डिंग होता है, ली चैतेलिए प्रिंसिपल। ये भी आपने 11th में पढ़ा होगा, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ जिससे आपको रिमाइंड हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू ली चैतेलिए प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू ली चैतेलियर प्रिंसिपल, ली चैतेलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये ली चैतेलियर प्रिंसिपल क्या होता है, फॉर एंडोथर्मिक प्रोसेस। अगर आपके डिजोल्यूशन क्या है, एंडोथर्मिक है, फॉर एंडोथर्मिक डिजोल्यूशन प्रोसेस, एंडोथर्मिक डिजोल्यूशन प्रोसेस, सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेज with increase of temperature, यानी टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगी, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। इसमें अपन एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बोले थे, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, ये इसके क्या हैं, एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। अगर हम इसके अपोजिट देखें एक्जोथर्मिक रिएक्शंस के लिए, तो इसका उल्टा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। फॉर एक्जोथर्मिक डिजोल्यूशन प्रोसेस, डिजोल्यूशन अपन सॉलिड को लिक्विड में बोल रहे हैं, फॉर एक्जोथर्मिक डिजोल्यूशन प्रोसेस क्या होगा, सॉल्युबिलिटी मैं इसी के रेफरेंस में लिखता हूँ, इसमें टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी, सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेज, ये अंडरलाइन कर लिया करो इनको, सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर,
विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, इसका एग्जाम्पल साहब मैं अभी आपको बोल रहा था ना, एक तो NOH बोल रहा था, एक अपन इसमें देखें तो कॉपर सल्फेट भी आता है। इसकी भी डिसोल्यूशन प्रोसेस क्या है, एक्जोथर्मिक है। ठीक है, तो जनरली तो ये एग्जाम्पल आपके एक्जोथर्मिक और एंडोथर्मिक के हो गए। अब मैं एक एग्जाम्पल आपको ऐसा बताता हूँ जिसमें कि दोनों होते हैं, यानी आपके वो एक्डोथर्मिक भी है और एक्जोथर्मिक भी है, टेम्परेचर से इफेक्ट पड़ता है। एक तो हाइड्रेटेड होता है और एक एनहाइड्रस, सोडियम सल्फेट की यहाँ पर अपन बात करते हैं। हाइड्रेटेड और एनहाइड्रस तो आप समझते होंगे, ठीक है, जिसमें क्रिस्टलाइन वाटर अटैच होता है वन मॉलिक्यूल के साथ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के साथ में, वो आपके हाइड्रेटेड हो गया। और जिसमें वाटर नहीं होता, क्रिस्टलाइन वाटर नहीं होता, वो क्या होते हैं आपके एनहाइड्रस होते हैं। तो मैं एक उसका एग्जांपल बता रहा हूँ जिसमें अपने दोनों प्रोसेस होते हैं। जो टेम्परेचर का इफेक्ट चल रहा है ना, तो वो चीज़ अपन देख लेते हैं यहाँ पर। एक्चुअली क्या है, अगर अपन यहाँ पर बात करें सोडियम सल्फेट, और इसमें 10H2O क्रिस्टलाइन वाटर होता है, ठीक है ना। अगर हम इसका डिजोल्यूशन करते हैं, वो तो अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट तो फिक्स होगा, टेम्परेचर भी फिक्स होता है, रूम टेम्परेचर पर अपन बात करें जैसे। तो अगर इसका डिजोल्यूशन अपन देखें तो ये क्या है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है, एंडोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है ना। लेकिन जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, पहले तो सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है, लेकिन जब टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा, 34 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, कितना, 34 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे ये क्या हो, आपके जो क्रिस्टलाइन वाटर है क्या होता है, निकल जाता है। 10H2O है ना अपने क्रिस्टलाइन वाटर, तो निकल जाएंगे, और क्या बन गया, सोडियम सल्फेट। ये तो क्या हो गया, हाइड्रेटेड, और ये क्या हुआ, एनहाइड्रस, ठीक है ना। लेकिन इसका जो डिजोल्यूशन प्रोसेस होता है, अगर अपन इसको डिजोल्व करते हैं, डिजोल्यूशन, तो ये क्या है, एक्जोथर्मिक है। मतलब आपके 34 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक तो सोडियम सल्फेट का डिजोल्यूशन क्या है, एंडोथर्मिक है। क्यों, क्योंकि आपके ये 34 पे बाद में आपके किस में चेंज हो जाता है, एनहाइड्रस में चेंज हो जाता है, जिसका कि डिजोल्यूशन एक्जोथर्मिक है। तो हाइड्रेटेड सोडियम सल्फेट तो क्या है, डिजोल्यूशन प्रोसेस उसका एंडोथर्मिक होता है, लेकिन एनहाइड्रस का एक्जोथर्मिक होता है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसके बारे में, क्या हुआ अपना डिजोल्यूशन प्रोसेस, अगर अपन इसको लैंग्वेज में लिखेंगे, डिजोल्यूशन प्रोसेस फॉर हाइड्रेटेड सोडियम सल्फेट इज एंडोथर्मिक, ठीक है। whereas for anhydrous sodium sulfate, it is exothermic प्रोसेस, ठीक है। एनहाइड्रस के लिए क्या है, एक्जोथर्मिक है, ठीक है ना। अब इससे हम क्या कंक्लूजन निकालेंगे, अपन लिख लेते हैं यहाँ पर, क्या कंक्लूजन निकालेंगे, कंक्लूजन क्या निकलेगा इससे, फॉर दिस सॉल्ट it is concluded that dissolution process of
सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट इज एंडोथर्मिक, is endothermic till the temperature 34 degree centigrade, and after that it will be exothermic. इसके बाद क्या हो जाएगा, एक्जोथर्मिक हो जाएगा. ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कंपटीशन के हिसाब से भी, और वैसे भी कई बार इस पर क्वेश्चन आता है, तो इसको आप अच्छी तरह नोट कर लें. अब एक प्रेशर का इफेक्ट है, तो प्रेशर का इफेक्ट देखें तो सॉलिड को जब आप लिक्विड में घोल रहे हैं तो देयर इज नेग्लिजिबल और नो इफेक्ट ऑफ द प्रेशर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, क्योंकि ऑलरेडी सॉलिड और लिक्विड में पार्टिकल्स पास होते हैं, गैस में तो दूर दूर होते हैं, इसलिए उन पर प्रेशर का इफेक्ट पड़ेगा. ठीक है, लिक्विड का जब सॉलिड का अपन लिक्विड में सॉल्यूशन बना रहे हैं तो प्रेशर का इफेक्ट नहीं होगा. तो एक लाइन बस अपने को लिखनी है इसमें. सेकंड जो इफेक्ट है ना अपना प्रेशर का, तो उसमें अपने को बस एक लाइन लिखनी है. वो अपन यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखिए इफेक्ट ऑफ, पर हम प्रेशर की बात करें, ये तो टेम्परेचर हो गया. सेकंड इफेक्ट क्या है अपना, प्रेशर. ठीक है ना, तो अपन एक लाइन इसमें ये लिख लेते हैं, देयर इज नेग्लिजिबल और नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द dissolution of solid into the liquid. ठीक है, क्यों नहीं होगा, बिकॉज नो measurable effect of pressure is observed. ये अपन पढ़ते हैं, पहले भी आपने पढ़ा होगा, स्टेट्स ऑफ मैटर 11th में भी था. देयर नो मेजरेबल इफेक्ट ऑफ प्रेशर इज ऑब्जर्व्ड ऑन सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट. ये अपन पढ़ चुके हैं कि सॉलिड और लिक्विड स्टेट पर प्रेशर का मेजरेबल इफेक्ट नहीं होता. तो आज हमने इस वीडियो में पढ़ा अपना सॉल्युबिलिटी के बारे में, और सॉल्युबिलिटी में भी सॉलिड का लिक्विड में. आप इसको पढ़िए, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं मेरे चैनल के, मैं उसको सॉल्व करके भेज दूंगा. नेक्स्ट वीडियो में जो हम पढ़ेंगे गैस का लिक्विड में सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे. थैंक यू वेरी मच.